हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए विषय से शुरुआत करेंगे। हमारा नया विषय है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हम एक ऐसे उदाहरण से समझेंगे कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। टेंस को हम दादा समझ लेते हैं, अपना दादा। टेंस दादा है, उसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 नाम आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस दादा के 3 पुत्र हैं। अब गाइज क्या है, प्रत्येक पुत्र के 4 पुत्र हैं, यानी टेंस के जो पोते हैं वो 4 है। उनके नाम क्या है? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये दादा है। दादा को हम टेंस के नाम से जानते हैं। इनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये नाम याद रखने। और प्रत्येक पुत्र के 4 पुत्र है। पहला है इंडेफिनेट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से इन तीनों के 4 पुत्र होने के कारण 3 × 4 = 12। कुल हमारे 12 टेंस हो गए। हम शुरुआत करेंगे पहले टेंस से। तो पहला टेंस 12 कैसे हो गई? जैसे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पहला टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पास्ट का पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 और 4 8। अब 4 इसके हो गई फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से कुल 12 टेंस होंगे। हम प्रत्येक टेंस को अच्छी तरह से पहचानने, बनाने और जानने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है, कैसे पहचान सकते। हिंदी में इसको देखेंगे। पहले हिंदी में एक चीज़ पहचान के लिए याद रखनी है, ता, ते, ती। ये शब्द तीनों याद रखें, ता, ते, ती। और पीछे है या हूँ आ जाएगा। ता है, ते है और ती हूँ। इस तरीके से यदि हिंदी में कोई वाक्य है जिसका अंत या अंत में ताते ती है हूँ आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। इंडेफिनेट का आशय होता है अनिश्चित, अनिश्चित जिसमें निश्चितता नहीं होती है। जो काम करते हैं उस काम के बारे में निश्चितता नहीं होती, अनिश्चित, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये तो इसकी पहचान हुई। अब इसके कुछ नियम हैं जिसको जान लेते हैं। ये नियम जानने से पहले हम कुछ बातों पर विचार कर लेते हैं ताकि इसको समझने में कठिनाई नहीं हो। सबसे पहले अपन ने एक बात की थी, वाक्य के अंत में ताते ती आनी चाहिए। तो ये वाक्य होता क्या है? वाक्य जिसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का एक ग्रुप होता है, सार्थक शब्द होते हैं जिसका एक समूह होता है जिसका अर्थ निकलता है। द सेंस, द ग्रुप, वर्ड सार्थक होने चाहिए और उन वर्डों को जब जोड़ते जाएंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा
और पूरे समूह को हम जब पढ़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा, तो उस पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को हम वाक्य कह देंगे। कितने प्रकार के वाक्य होंगे ये भी जानना आवश्यक है। पहला वाक्य है, इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको सकारात्मक या साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें अफर्मेटिव में इसको सकारात्मक या साधारण वाक्य होता है। पीछे आप इसकी पहचान के लिए ताते थी, यदि है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा वाक्य होगा, उसको नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य होता है। इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। हम उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा वाक्य जिसमें ये अंत तो ताती होंगे, इस टेंस के अंदर आगा, लेकिन उस वाक्य के अंदर नहीं शब्द का प्रयोग होगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव होते हैं। एक चौथा जो इन दोनों को जोड़ देते हैं, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं नकारात्मक प्रवृत्ति का वाक्य भी होता है, नहीं भी होगा। ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये जब दोनों वाक्य मिलते हैं तो ये चौथा बन जाता है। ये चार प्रकार के वाक्य हुए। इन वाक्यों को पहले अपन चारों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। एक सकारात्मक वाक्य जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा नकारात्मक जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, ये वाक्य है। तीसरा वाक्य ऐसा होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और चौथा वाक्य जिसमें नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों का सेंस साथ में होता है, तो वो इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। सेंटेंसेस पढ़ने के बाद में हम देखेंगे, इसमें इसी टेंस के अंतर्गत आगे एक चीज और देखेंगे। वर्ब, इसको शॉर्ट में वी कह सकते हैं। V1, V2, V3, ये 1, 2 और 3 ये वर्ब के फॉर्म हो गई। जैसे उदाहरण के द्वारा एक शब्द वर्ब है गो, तो ये वर्ब गो यानी जाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकेंड है वेंट, थर्ड है गॉन। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वर्ब के 3 रूप हो गए, 3 फॉर्म हो गई। एक और देख लेते हैं, जैसे प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म ये भी प्लेड। इस प्रकार से एक चीज गाइस अपन को ध्यान रखनी है, जब वर्ब की बात आएंगे तो वर्ब के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किस टेंस में कौन सा रूप काम आएगा ये अपन को नियम के रूप में ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब के बाद में एक चीज और याद रखनी है, वो है पर्सन। पर्सन होते हैं, देखें क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में आई और वी, सेकेंड में यू और थर्ड में ही, शी, इट और एनी नेम, कोई नाम। इसको आप समझ सकते हो। ये 3 पर्सन है, फर्स्ट आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और कोई भी नाम, जैसे राम, सीता, गीता, सब। ये 3 फॉर्म और 4 वाक्य। इसको जानने के बाद में हम आगे उदाहरण में और समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे एक वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले पहचान करेंगे कौन सा ये वाक्य है। तो गाइस अपन ने देखा था पहचान में कि ता है, ती है, ते है, और ता हूँ, ता है, कुछ भी आता है, ता आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो पहले अपन ने पहचान कर दी है कि ता हूँ, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर होता है, नमूना होगा, वो कैसे होगा, वो होगा एस प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस यहाँ सब्जेक्ट है, एस मीन्स सब्जेक्ट, V वर्ब, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि वो फॉर्म सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ में एस या ES लगेगा। सिंगुलर होने की स्थिति में एस या ES लगेगा। और ये सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर यानी एक वचन नहीं है, तो एस और ES नहीं लगेगा। एक चीज और देखनी इसमें, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और ये है सहायक क्रिया। तो इस टेंस के अंदर कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज, लेकिन ये होती है साइलेंट मोड में, साइलेंट मोड में होती है, छिपी हुई होती है। कौन से, जो अपन ने पहला जो वाक्य पढ़ा था सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें ये जो डू और डज है, हेल्पिंग वर्ब है, ये साइलेंट होती है, छिपी हुई होती है। जब अपन नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे उस समय हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे। ये कुछ नियम थे, कुछ बातें थी जिसको अपन ने जाना, पहचाना, याद किया। अब हम इसको वाक्य को हल करने का, बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए गाइस, इसमें एस फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, 1 फॉर वर्ब की 1 फॉर्म, एस और ES लगाना उस कंडीशन में जब वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे और एस या ES लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट O फॉर ऑब्जेक्ट होगा, और अंत में टाइम है या कोई है वो अपन जोड़ देंगे। देखते हैं इस उदाहरण में कैसे इंग्लिश बनता है। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो काम करने वाला होता है। इस वाक्य में मैं को कहते हैं आई। अब वर्ब क्रिया इसमें जाने की होती है, जाता, जाना, जाने को कहते हैं गो, जाने को कहते हैं गो। अब ये वर्ब आ गई। अब यहां यदि सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो यहां पीछे एस या ES लग जाता है। चूंकि आई है वो बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसमें एस या ES नहीं लगेगा। आई गो टू स्कूल, स्कूल हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये O है, ये S है और ये V है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है इंग्लिश में ट्रांसलेट या टेंस बनाते समय। और ये वाक्य है, ये वाक्य कहलाता है सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस पहले अपन ने देखा था वो कहलाता था आई गो टू स्कूल। अब इसमें एक वाक्य और देखा था नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव, नकारात्मक। उसमें क्या होगा, मैं स्कूल
नहीं जाता हूँ, मान लो यहाँ ये लिखा हुआ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव में हमेशा नहीं का प्रयोग होगा, हमेशा नहीं का प्रयोग होगा। जब भी नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो हिंदी में उसमें नहीं का प्रयोग होगा और इंग्लिश में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अभी सीखते हैं। ये नहीं है तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे आई लिख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो इस टेंस में डू और डज है, डू और डज है। यदि एक वचन है तो डज होगा और यदि बहुवचन है तो डू है। हमारे इस वाक्य में आई है, आई को बहुवचन माना जाता है इसलिए आई डू। सहायक क्रिया होने के बाद में नहीं का प्रयोग करेंगे। नहीं को हिंदी में इंग्लिश में नॉट कहते हैं, डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें एक शब्द अपने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां गो है। मान लो एक दूसरा देखते हैं, सी वह स्कूल जाती है, सी गो टू स्कूल। अब इस वाक्य को दोबारा देख लेते हैं। सी एक वचन है तो गो के पीछे है ये वर्ब है, इसमें एस या ईएस लगेगा तो ये गोज बन जाएगा सकार। सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। ये अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव यदि अपन सेंटेंसेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। सी एक वचन है तो यहाँ डज आई, डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब इसमें देखना है कि यहाँ तो गो में एस या ईएस लगा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ गो ही आया है, गोज नहीं आया। इसका क्या कारण है, जो ईएस है वो हेल्पिंग वर्ब में लग गई है। तो जब हेल्पिंग वर्ब में ईएस लग जाता है तो दूसरी जो क्रिया है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो वाक्य अपने एक पढ़ा था प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव वाक्य, प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इसमें देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या वह स्कूल जाती है। तो इसमें क्या के लिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जाता है। कैसे स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये करने के बाद में ये तीन वाक्य होंगे और चौथा है इन दोनों को साथ में नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों ही हैं तो वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये चार प्रकार के वाक्य हैं, इसमें बनाएंगे। एक बार चलते चलते इसको दोबारा दोहरान कार्य के रूप में बता देंगे। ये जो टेंस होता है ये अनिश्चित होता है, इसमें काम की निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसको अनिश्चित कहा जाता है। हिंदी में वाक्य की पहचान है ताते ती आते हैं अंत में, और सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है, ये अपन की डू और डज लगती हैं। एक वचन है डज और बहुवचन है डू है। उसके बाद में जो इसका स्ट्रक्चर है वो वाक्य के अनुसार होता है, अफर्मेटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर इंटरोगेटिव का। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस O। उसके बाद में इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर V1 और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इन नियमों को ध्यान में रख के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान कर सकते हैं, वाक्यों को बना सकते हैं। कल अपन एक नए जो कंटिन्यूस टेंस है
या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें समय को कैसे समझा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।